Okay, class. Good morning, all of you. Good morning, all of you, beta. So today we are going to discuss the 15th group element of your P block. ठीक है ना? तो आज का टॉपिक है 15 ग्रुप एलिमेंट. इनका दूसरा नाम क्या होता है? नाइट्रोजन्स. क्या नाम होता है बेटा? सॉरी, नाइट्रोजन्स. इसका नाम क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन्स. तो नाइट्रोजन्स कहते हैं, प्री साइलेंट होता है इसमें. ठीक है ना? तो आज हम इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. तो पहले इस ग्रुप को देखते हैं 15 ग्रुप में कौन कौन है. 15 ग्रुप में सबसे पहले कौन है बेटा? नाइट्रोजन. फिर उसके बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और लास्ट में बिस्मथ. इनके साथ साथ मैंने इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस लिख दिए हैं. इसका 714, 1531, 3375, 5121 एंड 209. बेटा क्योंकि आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार, तो ये जो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. एक तो 9 एमसीक्यू आने वाले हैं इससे. ठीक है ना? और दूसरी बात ये कि इसमें इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते. कुछ भी पूछा जा सकता है कि किसकी एनालिसिस की ज़्यादा है, किसकी कम है. किसी ग्रुप के बारे में पूछा, जैसे 15 ग्रुप के बारे में पूछा, तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि किसका जो है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है या सबसे कम किसकी है. ठीक है ना? और उसके पीछे रीज़न भी दिए जा सकते हैं कि अच्छा ये ऐसा होता है तो क्यों होता है. तो मैंने आपको कल की क्लास में ये बताया था कि जो एन ऑर्बिट जो ऊपर के टॉप वाले होते हैं, यानी कि ये एन सी ओ एफ जितने भी होते हैं हमारे पास, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जो टॉप ऑर्डर वाले हैं आपके, उनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है. तो जो भी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उनका बिहेवियर होता है, वो बाकी ग्रुप से अलग होता है. तो बाकी ग्रुप के पास डी ऑर्बिटल होता है, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता. क्यों नहीं होता डी ऑर्बिटल? बिकॉज हमने पढ़ा था, जब हमने ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो भी ऑर्बिटल है, जो भी एल नंबर होता है, जो एन की वैल्यू होती है वो उससे 1 टाइम्स ज़्यादा होती है. एन जो होता है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू एल प्लस 1 होना चाहिए. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपने एस लिया, एस की वैल्यू एल की वैल्यू कितनी है? 0, तो 1s से शुरू हो जाएगा. ठीक है ना? पी की बात करेंगे तो पी कहाँ से शुरू होगा? एल प्लस 1, इसका मतलब पी की वैल्यू 1 होती है, 1 + 1 2 से शुरू होगा. ठीक है ना? 1p नॉट अवेलेबल. ठीक है ना? ऐसे डी की बात करें तो डी कहाँ से शुरू होता है? 3, यानी कि थर्ड शेल से डी शुरू होगा. सेकंड शेल में डी नहीं होगा, यानी 2d और 1d पॉसिबल नहीं है. सबसे पहला जो ऑर्बिटल पॉसिबल होगा वो 3d होगा. ऐसे ही 4f जो है वो पहला ऑर्बिटल है जो कि पॉसिबल होगा. ठीक है ना? 3f, 2f और 1f पॉसिबल नहीं होंगे. ठीक है ना? इसीलिए जो ये वाला फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट आपका पीरियड रहता है. ठीक है ना? नाइट्रोजन के साथ जितने भी होंगे आपके आगे, जो भी आप पढ़ोगे, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बारे में आप पढ़ोगे, वो सारे के सारे क्या है बेटा? उन सब के सब में डी ऑर्बिटल एब्सेंट है. तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल क्या बना देता है? वो उसको उसकी ऑक्टेट को एक्सपैंड करने का मौका नहीं देता. वो नंबर इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं हो सकते. जो शील्डिंग होती है वो कम हो जाती है. ठीक है ना? शील्डिंग कम हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कम है. ठीक है ना? स्पेस ज़्यादा होगी, बीच में रेडियस बड़ा हो जाता है बड़े और एटम्स का, इसका रेडियस छोटा रहता है. ठीक है? तो जब न्यूक्लियस होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है, उसकी वजह से भी इसका साइज होता है वो छोटा हो जाता है. जब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से थोड़ा थोड़ा इनका साइज बड़ा होता है. लेकिन नाइट्रोजन के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए इसका साइज कंपेरेबली, अगर आप कंपेरेबल साइज देखो तो बहुत ही छोटा होता है. ठीक है ना? बात करेंगे सब चीज़ों के बारे में. तो सबसे पहले हमने देखा इसमें कि क्या है आपके जो भी एटम्स हैं. अब उनकी प्रॉपर्टीज देखना शुरू करेंगे. सबसे पहले देखें आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन. मैंने आपको बताया था आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? NS2np3 ये होगी. यहाँ पर n क्या है बेटा? n आपका पीरियड होता है. ये सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड है और ये सिक्स्थ पीरियड है. मैंने पीरियड्स को ऐसे बना दिया है आपको उस समय टेबल बने हुए पीरियड्स को ऐसे बना दिया. इसको मेरे को ऐसे बनाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है इसलिए मैंने ऐसे बना दिया. बुक में ऐसे बनी हुई है तो मैंने ऐसे बना दिया. इसको ऐसे भी बना सकते थे आप, NPSSB को इधर लिख देते हैं, प्रॉपर्टी सारी यहाँ लिख के उनको लाइन वाइज लिख देते. ठीक है ना? डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं. सेकेंड, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑटोमोस्ट शेल की. तो समझ में आ रही है यहाँ पर 2 क्यों लिखा है, यहाँ पर 3 क्यों लिखा है, दोनों n की जगह यहाँ 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है. तो आप इसकी जनरल आपको क्या पता चल गई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता ही है कितनी है बेटा? NH2np3 है. ठीक है? NH2np3 है. नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. इसको किस नाम से दूसरा बुलाते हैं? डेल्टा आयन H. ठीक है ना? ये आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है. तो यहाँ पर मैंने 3 लिखी हुई है. इसका मतलब ये है कि
जैसे मान लो आपके पास नाइट्रोजन था, फर्स्ट टाइम इसको आयनाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, इसके आउटर मोस्ट शेल की बात करूँ मैं, आउटर मोस्ट शेल की बात करूँ, ये इसके अंदर एन है, एन मतलब नाइट्रोजन का ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना, और ये इसके आउटर मोस्ट शेल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन जो है आपके कहाँ है, यहाँ ये तो है 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बनाते हो आप, ठीक है ना। तो मैंने ये वाला डायग्राम बना दिया, तो इसको समझाने के लिए डायग्राम बना दिया, क्योंकि यहाँ पर sp-df शेल्स होंगे, यहाँ एस शेल होगा, एस शेल में पड़ा होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स एस शेल में होंगे, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स पी शेल में होंगे बाद में, ठीक है ना। तो शेल की बात करते हैं। तो अब क्या देखते हैं, जब इसको आयनाइज करना था, यहाँ मैं इसके डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स बना देता हूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा। तो आउटरमोस्ट शेल के बना रहा हूँ, ये मैं आउटरमोस्ट शेल के बना रहा हूँ, दिख रहा है बेटा आपको, आउटरमोस्ट शेल के बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो H2P 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने की इसकी कैपेबिलिटी है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स और लेगा ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे। तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया मैंने, तो उस समय पे जो भी एनर्जी यूज होगी उसको क्या होता हो गया, डेल्टा आयन H1, यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इस समय पे क्या हो चुका है, N माइनस बन चुका है, ठीक है ना। इस समय पे क्या बना है बेटा, N माइनस। यहाँ पर मैंने जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, N2 माइनस, और जब मैंने तीसरा इलेक्ट्रॉन भरा तो ये क्या हो गया बेटा, N3 माइनस। तो जब तीसरा इलेक्ट्रॉन दिया उस समय में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये किलो जूल पर मोल में लिखी हुई सारी एनर्जी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 4577 किलो जूल पर मोल। तो आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन को आयनाइज करना कितना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि इसका साइज छोटा है, ठीक है ना, इसका साइज छोटा है, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होता है एक्स्ट्रा, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है, और यहाँ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज लाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये एंथैल्पी जो है ये कम होती जा रही है, फर्स्ट के लिए, सेकेंड के लिए भी, और थर्ड के लिए भी। लेकिन सिर्फ एक यहाँ पर आपको दिखेगी, एक आपको एबनॉर्मलिटी दिखेगी। किसके साथ एबनॉर्मलिटी दिखेगी, वो आपको एबनॉर्मलिटी दिख रही है, आपने देखा होगा ये नंबर अपना कि, ठीक है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक, ठीक है ना। तो हमने देखा कि यहाँ से हमेशा जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्या हो रहा है, ये हमेशा बढ़ रही है, ठीक है ना। बस यहाँ पर इन दोनों के साथ क्या हुआ बेटा, इन दोनों के साथ क्या हुआ, यहाँ पर बढ़नी चाहिए थी, यहाँ पर जैसे इसके बाद बढ़नी चाहिए थी, यहाँ पर क्या हो गया बेटा, घट गई। एंटी मनी में थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो किया। क्यों शो किया, इसका रीजन ये था, मैंने आपको बताया था जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर घटता है, तो ये मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो ये वाले जो दोनों होते हैं ये मेटल्स में आते हैं, एंटीमनी और बिस्मथ किसमें आते हैं, मेटल्स में आते हैं। मैंने आपको बनवाई है टेबल, उस टेबल में आपने बनाया हुआ, इसको किस कलर का बना रखा है आपने किस कलर का बना रखा है, मैंने ब्लू कलर का बनाया था शायद से, तो कैसे कलर के, ब्लू कलर के मेरे मेटल्स थे। तो ये दोनों मेटल्स होते हैं, इसीलिए इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो कितनी रहती है, +3 रहती है। मैंने लिख रखा है +3, बताऊंगा इसको भी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, +3। दैट मीन्स ये मेटल्स कितना रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। ये कैसे रिएक्ट करते हैं बेटा, मेटल्स कितना रिएक्ट करते हैं। इनकी जो ऑक्साइड या हाइड्राइड होती है कैसी होती है, बेसिक नेचर की होती है। कैसी होती है बेटा, बेसिक नेचर की होती है। तो करेंगे इसके बारे में बात, चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा है आपको, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसको कहा गया, सेकंड किसको कहा गया, और थर्ड किसको कहा गया। जब पूरा का पूरा बढ़ गया तो वो जब वो 3 पावर 3 नेगेटिव बन गई उसकी, जब वो Bi3 नेगेटिव Sb3 नेगेटिव बनाने के लिए आपको इतना एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम एक बात ऑर्डर याद रखेंगे कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हमेशा छोटी होती है, सेकंड वाली बड़ी होती है, और थर्ड वाली सबसे बड़ी होती है। हमेशा यही चलेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि ऊपर वाला छोटा होगा नीचे वाला बड़ा होगा, ठीक है ना। हमेशा क्या होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी, क्योंकि इजी एक इलेक्ट्रॉन है ना। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आ गया, उस समय पे दोबारा दूसरे इलेक्ट्रॉन को फिल कर देना, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, एंड व्हेन देयर इज ऑलरेडी टू नेगेटिव चार्ज, देन टू फिल द थर्ड इलेक्ट्रॉन इट टेक्स अ लॉट मोर एनर्जी टू बी आयनाइज्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी, हमने देखा जब नंबर्स देख रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ 3 है, यहाँ 2.1 है, 2.0 है, 1.1 है, 1.1 है। तो हमने इन चारों में क्या देखा कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अगल बगल है,
दिख रहा है कि घट रही है हल्के हल्के, ठीक है ना, यहाँ पर 1.8 के आसपास होगी, लेकिन उन्होंने अप्रॉक्सीमेट लेके 1.9 कर दिया है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर से घट रही है। लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी, इनके पास क्या नहीं होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है। दूसरा, इसका साइज बहुत छोटा हो जाता है उस वजह से, क्योंकि सिर्फ 2 ही शेल है। 2 शेल होने की वजह से, साइज छोटा होने की वजह से इसकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जैसे मानो इसका साइज छोटा है, ठीक है ना, अगर मैंने पी बनाया तो पी का साइज इतना बड़ा होगा, ठीक है ना, पी का साइज इतना बड़ा होगा, ठीक है ना, इतना बड़ा साइज है। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होंगे उसको न्यूक्लियस जो है उतनी स्पीड से नहीं खींच पाएगा, उतने मतलब इफेक्टिवनेस से नहीं खींच पाएगा। क्यों नहीं खींच पाएगा? क्योंकि इसका रेडियस बहुत बड़ा है, दूरी ज़्यादा है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में F इज इक्वल टू Q1 Q2 K Q1 Q2 ऑन, ये आपने पढ़ा होगा। तो फोर्स होता है वो क्या होता है, दोनों चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन और उनकी डिस्टेंस पे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इनवर्सली। तो यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये फोर्स जो होगा वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे कम होगा। क्यों मैंने Q1 Q2 को यूज़ किया? क्योंकि अंदर भी एक चार्ज है, बाहर भी एक चार्ज है। चार्ज के लिए हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला है यूज़ कर सकते हैं, फोर्स बिटवीन 2 स्टैटिक चार्जेस के बीच में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसके बीच में फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा बेटा, कम लगेगा। क्या लगेगा बेटा, वो कम लगेगा। तो ध्यान देंगे क्या ध्यान देंगे कि इसमें क्या है नॉर्मलिटी कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और इनकी फर्दर डिक्रीज होती है, ठीक है ना। क्यों ज़्यादा होती है समझा दिया। और आपको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से भी है, जो 3 बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन होता है, ठीक है ना। यही इनका ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, ठीक है ना। ये 3 होते हैं जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके सब्सटेंस है। इसके बाद हम बात करेंगे कोवलेंट रेडियस की। कोवलेंट रेडियस मतलब जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद जो भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, जो आपकी बुक में दे रखा है, आपको वहाँ पर ऊपर नोटेशन दे रखी है, उसका मतलब बता रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि जो भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, उस सिंगल बॉन्ड का पहला जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है NN के बीच में या किसी भी N के साथ बीच में जो बनेगा, तो उसमें रेडियस जो भी होगा हमारे उस कोवलेंट बॉन्ड बनने की वजह से जो भी रेडियस में चेंज आएगा वो कितना आ जाएगा, टोटल कितना रेडियस रहेगा, 70 पिकोमीटर। पीएम मतलब पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब क्या होगा बेटा, इंटू 10 की पावर कितना बेटा, -12। याद रखेंगे पिकोमीटर कितना होता है, इंटू 10 की पावर -12, ठीक है ना। तो पिको मीन्स 10 की पावर -12 और मीटर तो मीटर रहेगा। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो, इसका आंसर पूछा कि मीटर में बताइए, तो आपने लिख दिया 70 × 10⁻12 मीटर। सेंटीमीटर में पूछा तो दो और आप कम कर देंगे पावर इसमें से, तो कितना आ जाएगा, 70 × 10⁻10 आ जाएगा, जिसको आप 7 नैनोमीटर्स भी बोल सकते हो। कितना बोल सकते हो, 7 नैनो सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। या फिर आप देख सकते हो 7 × 10⁻9 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। समझ में आएगा ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है ना। हम एक चीज देख रहे हैं इसमें, एक ट्रेंड देखेंगे। क्या ट्रेंड देखेंगे कि ये हमेशा इंक्रीज होगा, ठीक है ना। ये हमने ट्रेंड देखा कि हमेशा इंक्रीज होगा, लेकिन किस वैल्यू से इंक्रीज होगा ये देखना है। किस वैल्यू से इंक्रीज होगा, देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 40, ठीक है ना। 40 पिकोमीटर का डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। और यहाँ देखें तो डिफरेंस 10 पिकोमीटर का है, ठीक है ना। यहाँ अराउंड 21 पिकोमीटर का है और यहाँ पर सिर्फ 7 पिकोमीटर का है। अभी ये जो है क्यों ऐसा बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, इसके बारे में जानेंगे। पहली बात तो ये, यहाँ पर शेल कम होता है, जैसे ही शेल बढ़ता है तो ये रेडियस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये समझ में आ रही है। लेकिन क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट, जो भी स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है आपका, जो कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को और बाहर फेंकता है, वो यहाँ से यहाँ इंक्रीज होने में बहुत ज़्यादा दिखता है हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल तो होता नहीं, यहाँ पर डी ऑर्बिटल भी होता है और वो भी अपनी एनर्जी लगा रहा होता है उसको दूर भेजने में। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ से जब हम इधर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा कोवलेंट रेडियस जो है वो बढ़ता ही जाता है। क्या बेटा, बढ़ता ही जाता है। ये समझ में आ रही है बात बेटा, ये बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ से यहाँ बढ़ता ही जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो आगे जाते हुए कम होता जाएगा, क्योंकि अंदर का चार्ज भी ज़्यादा है और स्पेस भी ज़्यादा है, बड़ा भी है आपका जो आपका
कहते हैं आपका एलिमेंट है वो बड़ा भी है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ इंक्रीज बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर इंक्रीज फिर कम कम ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज आयनिक रेडियस। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास आयनिक रेडियस है। तो आयनिक रेडियस की बात करूं तो आयनिक रेडियस इसमें क्या लिखा हुआ है 171 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ बेटा 171 लिखा हुआ है। तो 171 पिकोमीटर इसका आयनिक रेडियस है। इसके ऊपर जो आपका बी लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है बेटा, उसका मतलब ये है कि जब ये -3 मतलब आयन कौन सा बनाएगा N-3, ये वाला आयन बनाएगा, कौन सा बनाएगा N-3, ये क्या बनाएगा P-3, ये बनेगा AS-3, ठीक है ना। जब ये वाले आयंस बनाएंगे तो इनका रेडियस कितना होना चाहिए, ये होता है, ठीक है ना। आप समझेंगे कि ये ज्यादा क्यों है। अगर मैंने किसी भी एटम में, सॉरी ऊपर दिख नहीं रहा होगा, इसको मिटा के दोबारा समझाते हैं। अगर मैंने किसी भी मेटल में ऐसे ये नॉन मेटल बना रखा है, सॉरी एलिमेंट बना रखा है, किसी एटम में मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रॉन्स भरे, इलेक्ट्रॉन्स डाले, तो क्या होगा बेटा, इसका रेडियस बढ़ेगा या घटेगा ये सोचते हैं। देखो बेटा क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने इलेक्ट्रॉन्स और डाले तो यहाँ पर क्या हुआ, रिपल्शन बढ़ेगा, इनसे रिपल्शन बढ़ेगा, इसकी वजह से क्या होता है बेटा, ये रेडियस बड़ा होता है, ठीक है ना, ये रेडियस बड़ा होता है इन कंपैरिजन की यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो छोटा होगा, बढ़ेंगे तो मतलब शेल नंबर कम नहीं हुआ ना, पहली बात तो शेल नंबर कम नहीं हुए, तो इसकी वजह से क्या आयनिक रेडियस जो है वो इतना ही रहा, ठीक है ना। सेकेंड थिंग यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ -3 बन रहा है और यहाँ +3 बन रहा है। क्यों बन रहा है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये दोनों क्या होते हैं बेटा, मेटल्स होते हैं, ये दोनों मेटल्स होते हैं, और ये कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं +3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। मेटलिक कैरेक्टर का खासियत ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो इनका रेडियस साफ सी बात है घटेगा ही, क्योंकि सीधे एक शेल कम हो गया, एक शेल पीछे आ गया ये। दूसरी बात, जब शेल कम हो गया और अंदर आपका चार्ज ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कैपेसिटी से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अंदर खींचेगा, दैट मीन्स इट विल रिड्यूस फर्दर मोर द आयनिक रेडियस। दैट्स व्हाई यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, हमें बढ़ते हुए दिखा आयनिक रेडियस, और यहाँ पर मैंने देखा कि एकदम सडन डिक्रीज था, उसके बाद फिर बढ़ा। फिर क्यों बढ़ा आपका, क्योंकि फिर से शेल नंबर तो बढ़ ही रहना बेटा। तो अब याद क्या रखना है, तो इसमें अगर आपको एक्सेप्शन पूछा जाएगा तो ये एक एक्सेप्शन है कि इसका यहाँ से यहाँ जब हम आसानी से नहीं जाते हैं तब आपका रेडियस घटता है, किस अमाउंट से घटता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसका घटता है, और फिर यहाँ से आगे जाने में फिर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर मेरा प्लस चार्ज आएगा, इसका मतलब मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने उसको छोटा कर रहा हूँ, अपने साइज को छोटा कर रहा हूँ, शेल कम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो साइज को मैं छोटा ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये साइज को छोटा करते हैं, आयनिक रेडियस अभी बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद रखेंगे कि ये ऐसा करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक चीज और ध्यान देनी है हमें, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, क्योंकि इसको मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये भी याद रखेंगे कि इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। तो आपको करना क्या, आपको सिर्फ इसमें देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, कि ट्रेंड क्या फॉलो करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने देखा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड क्या शो करते हैं, ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट मैंने किस में दिया है, केल्विन में, यहाँ पर भी किस में दिया है, मैंने केल्विन में दिया, ठीक है ना, केल्विन में दिया है दोनों। तो देखेंगे क्या है इसका मतलब, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट इज 63 केल्विन, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखो तो कितना दिखेगा आपको, 317 केल्विन, ठीक है ना। अगले वाले का मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखेंगे, ब्लू से लिखता हूँ, ब्लू से, ठीक है, अभी इसको ग्रीन से रहने देते हैं, 317 केल्विन। फिर उसके बाद 1089, ठीक है ना, एकदम आपने इंक्रीज देखा होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज दिख रहा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है आपका वो कितना आएगा, 904 और 54। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनोमलस रहता है, यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज, ठीक है ना। और इसके आगे क्या कर रहा है बेटा, इसके आगे क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज। एक तरह से पहाड़ी बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ कोई चीज इंक्रीज करिए फिर उसके बाद डिक्रीज करती है, तो यहाँ जो मैक्सिमम आता है वो आता है टॉप पे आता है, जो जहाँ से डिक्रीज शुरू होता है। ये आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, बेटा मैक्सिमम मिनिमा, कि जब भी आपको किसी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो आप ये देखते हो, वो जगह देखते हो जहाँ पर जो फंक्शन है आपका वो
इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाए, जहाँ पर आपका पॉइंट ऐसा मिले जहाँ पर आपका स्लोप जो है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है ना, वहीं पर ही आपका इंक्रीज से डिक्रीज तो वो मैक्सिमम मिलता है, डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा होगा तो मिनिमम मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें याद रखने के लिए बात क्या है कि आपको आर्सेनिक का हमेशा मेल्टिंग पॉइंट याद रखना है 1089 केल्विन। पूछा जाता है एक बार कि व्हाट इज द लोएस्ट हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 15th ग्रुप एलिमेंट, तो किसका होगा बेटा, आर्सेनिक का होगा। कितना होगा वो, 1089, ठीक है ना। चलो ठीक है ना, तो ये हमारा ऑर्डर रहता है, ये इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है। 63 केल्विन, इसका मतलब आपकी नाइट्रोजन गैस जो है वो हमेशा गैस रहेगी और बाकी सब देखो क्या है बेटा, बाकी सब सॉलिड होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ही 307 है, इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा। तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ क्या होता है, आपको सॉलिड रहते हैं, और ये कैसे मिलता है आपको, गैस मिलता है। पूरे के पूरे ग्रुप में अकेला नाइट्रोजन ही ऐसा है जो गैस है, बाकी सब क्या है, बाकी सब क्या है बेटा, सॉलिड, ठीक है ना, ठीक है ना। एक और बात, क्योंकि डी ऑर्बिटल इसके पास नहीं तो बाकी सबके पास होता है, इसलिए सिर्फ यही ऐसा है जो पेंटावैलेंट कंपाउंड्स नहीं बनाता है। कौन से, नाइट्रोजन क्या करता है बेटा, पेंटावैलेंट कंपाउंड्स नहीं बनाता है, पेंटावैलेंट कंपाउंड्स नहीं बनाता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि P बनाता है PCl5, ठीक है ना, AS बनाता है AsCl5, ठीक है, SbCl5 और BiCl5, ये सारे कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे कंपाउंड्स बनते हैं, इसीलिए ठीक है ना, ठीक है ना। तो इनको कहते हैं पेंटावैलेंट कंपाउंड, और जो कि नाइट्रोजन आपका नहीं बनाता क्योंकि उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है जहां पर वो एक्स्ट्रा आयंस को, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सके, ठीक है ना। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कहां से शुरू होता है, बॉइलिंग पॉइंट शुरू होता है 77 से, इसका 77 होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने देखा कि क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ही 77 है, यानी कि रूम टेम्परेचर से कम है, इसीलिए क्या है बेटा, ये कैसा है बेटा, गैस है, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट मेरा सीधे यहाँ पर 554 आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए देखेंगे यहाँ पर 888 आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना। नेक्स्ट कितना आ रहा है बेटा, 1860, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इसी का होता है बेटा, कितना होता है बेटा, 1860। उसके बाद ये कितना है बेटा, 1837। तो ये भी क्या है बेटा, एक एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पूरा बढ़ना चाहिए था, लेकिन बीच में क्या हुआ, इसका इतना ज़्यादा बड़ा आ गया कि ये छोटा है, ठीक है ना, छोटा हो गया। तो ये आपका क्या है बेटा, ये एक और आपकी एबनॉर्मैलिटी है, ठीक है ना। ये एबनॉर्मैलिटी क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर पहला मेटल आ जाता है, ठीक है ना, पहला मेटल आ जाता है ये, और यहाँ पर आपने इंक्रीज भी देखा होगा, कितना आ रहा है आपका, 1000 का इंक्रीज लगभग आ रहा है। यहाँ पर आपने देखा होगा 300 का इंक्रीज आ रहा था, 300-400 का इंक्रीज आ रहा है, लेकिन यहाँ सीधे 1000 का आ गया। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट वो रहता है वो एकदम नियरली इक्वल रहता है, ठीक है ना। तो ये आपकी अब नॉर्मेलिटी है। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो ये नंबर याद रखना है, तो ये दूसरा नंबर ये याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि आर्सेनिक का जो मैक्सिमम, आर्सेनिक का मैक्सिमम होता है क्या, वो मेल्टिंग पॉइंट, और एंटीमनी का मैक्सिमम क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। डेंसिटी अगर हम देखेंगे तो डेंसिटी हमेशा इंक्रीज होती है, इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होती है। तो डेंसिटी आप देख लेंगे कि इसकी 0.8 के आसपास है, ठीक है ना, इसकी 1.8 के आसपास है, इसकी 5.7 के अराउंड है, फिर उसके बाद 6.6 के आसपास है उधर, और आगे जाके आपकी 9 पे पहुंचेगी, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है बेटा, ये आपकी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी है। तो ये आप डेंसिटीज लिख लीजिएगा, मैंने नहीं लिखी है यहाँ पर, बुक में आपको दे रखी है। तो डेंसिटी में कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, ठीक है ना। यहाँ पर जो एबनॉर्मलिटी है उसके बारे में देख लेंगे। हमने देखा कि एबनॉर्मलिटी क्या थी, क्यों थी और कैसे थी, ठीक है ना। क्यों आ रहा था ऐसा, क्यों नाइट्रोजन का हमेशा चार्जेस ज़्यादा हो रही थी, या क्यों नाइट्रोजन यहाँ पर ऐसा बिहेव कर रहा था, ये हमने सब देखा, ठीक है ना, ये हमने सब देखा। तो अब हमको ये बातें तो पता चल गई हैं कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटी शो करता है, लेकिन वो एबनॉर्मलिटी क्या क्या है, अगर आपको लिस्ट डाउन करना है तो आप एक साथ लिस्ट डाउन करना चाहते हो तो मैं आपको करवा सकता हूँ। कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेंगे पहले नाइट्रोजन के, ठीक है ना, कि नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन से शो करता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप इसको, ये जो आपको टेबल सामने बना रखी है, ये आप अपनी कॉपी में जरूर बनाएं, यही आपका आज का क्लास रहेगा, ये बनाना है। और इसमें इस ऐसे पॉइंट जैसे मैंने गोले कर रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उनको गोला कर लेना और समझा देना कि ये सब यहाँ पर नॉर्मेलिटीज है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है ना। कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ें समझे, याद करना, रट तो आप सकते ही हो, ठीक है ना। लर्न करना, मगिंग अप करना इज रियली इजी पार्ट, ठीक है ना।
अगर आपको लगता है मगिंग अप इज इजी तो आप मगअप कर सकते हो, सबको सब याद कर लो, लेकिन अगर समझोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना, कि क्यों हो रहा है ऐसा, तो आपको याद भी रहेगा, अच्छा ये ऐसा होता है तो ये आप सीधे आंसर दे सकते हो। अगर ऐसे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दी होंगी तो आपसे सिर्फ पूछा होगा कि इसका बिहेवियर कैसा होता है, तो आप सिर्फ ये जानते हैं कि हाँ इसके बाद डी ऑर्बिटल होता है, ये मेटलिक बिहेव करता है, नॉन मेटलिक बिहेव करता है, इसका ऐसा हो जाता है, तो ये सब आप देख कर भी बता सकते हो कि क्या प्रॉपर्टीज कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है ना। तो वैसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं, अदरवाइज यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, ठीक है ना। तो ये वाले आप टेबल बना लेंगे, ठीक है ना, टेबल ये वाली बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है हमको, अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स कौन कौन से बनाते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स कौन कौन से बनाते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हुए मैं एक एग्जांपल देता जाऊंगा, आप देखते जाए, ठीक है ना, आप देखते जाए एग्जाम्पल्स को। सबसे पहली ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, -3 है, इसमें होती है बेटा NH3, ठीक है ना, इसमें बेटा NH3 कितनी होती है बेटा, -3, ठीक है ना। उसके बाद जाएंगे हम -2 पे, -2, ठीक है ना, -2 कहाँ पे शो करता है, एक कंपाउंड बनाता है, उसका नाम है N2H4, ठीक है ना, क्या नाम है होगा इसका नाम क्या होगा बेटा, डाइनाइट्रोजन हाइड्राइड, ठीक है ना, डाइनाइट्रोजन हाइड्राइड, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या शो करता है, -1 शो करता है, कहाँ शो करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, NH4OH, ठीक है ना, यहाँ पर कितनी शो करता है, ये -1 शो करता है, सॉरी NH2OH, यहाँ पर -1 शो करता है। उसके बाद N2 पे 0 शो कर रहा है, पता है हमको कभी क्या होता है, जो भी आपका एलिमेंटल फॉर्म होती है इसकी, जो भी आपका मतलब ये जो जिसमें पाया जाता है, तो वो उसमें इसका ओवरऑल जो पावर रहती है कितनी रहती है, 0 रहती है, वही कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, इसलिए यहाँ पर 0 है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा बनता है इसकी ऑक्साइड N2O, जिसमें +1 शो करता है अपने आप को, N2O में कितना शो करता है, +1। अभी ये सब कैसे आया ये भी समझाऊंगा। NO में कितना शो करेगा बेटा, +2 शो करेगा, ठीक है ना। सारे ऑक्साइड्स ही हैं इसके, ऑक्साइड्स बहुत सारे हैं। और उसके बाद क्या शो बनाता है, N2O3 बनाता है, N2O3 बनाता है, इसमें +3 है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है बेटा, इतना लिखा हुआ, यस, ठीक है, इसमें +3 है, ठीक है। और फिर उसके बाद N2O4 है आपके पास, इसमें +4 है, और लास्ट में क्या है बेटा आपके पास, N2O5, जिसमें इसकी +5 है, क्या है बेटा, यहाँ लिख दो N2O5, इसमें क्या बेटा +5। तो ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है, ठीक है, ये इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है आपका नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा अलग ऑक्सीडेशन शो करने वाला जो कंपाउंड है वो नाइट्रोजन ही है, ठीक है ना। नाम क्या क्या बेटा, अमोनिया, ये तो समझ आपको बता दिए। अब कैसे आती है ये -3 वैल्यू, देखो हाइड्रोजन कैसी वैल्यू से शो करता है, +1 की, ठीक है ना, +1 × 3, इसके रिस्पेक्ट में कितनी होनी चाहिए, -3, तभी इसका ओवरऑल 0 रहेगा। ओवरऑल एक कंपाउंड 0 रहता है, आपने रिडॉक्स रिएक्शन में ये पढ़ा होगा, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं बता रहा हूँ। इसका भी ओवरऑल 0 होगा, इसका फिर से -1 है, -1 × 4 हो गया, और इसका कितना होना चाहिए, -2 × 2 होना चाहिए, तभी तो 4 और 4 0 होगा, 2 ऑलरेडी है तो -2, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखेंगे OH का -1 रहता है, ठीक है ना, OH का -1 होता है, तो यहाँ पर N2 कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना, इसका -1 होता है और इसका +2 हो जाएगा, ठीक है ना, तो N2 कितना होना चाहिए, -1 होता है, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो गया, यहाँ तो 0 ही होती है। यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, और 2 × कितना करना पड़ेगा, आंसर 1 करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है, +1। फिर ऑक्सीजन की -2 होती है, तो इसकी 2 होगी, +2 - 2 0 हो जाएगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन कितनी होगी, -6 होगी, 2 शो करता है ना ऑक्सीजन, तो 2 3 -6 शो हो गई। यहाँ पर N2 की कितनी शो होगी, 2 × कितना करना पड़ेगा, +3, ठीक है ना, तभी तो 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी देखेंगे 4 2 8 -8 कर रखा है, तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करना है, मेरे को 4 मल्टीप्लाई करना है, इसकी ऑक्सीडेशन कितनी हो गई, 4 हो गई। ऐसे ही लास्ट वाले में 2 × 5 कितना हो गया, 10 हो गया माइनस का, तो मेरे को कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 5, ठीक है, यहाँ भी 10 हो जाएगा, +-0, ठीक है ना। तो सबके जो कंपाउंड होता है वो तो ओवरऑल तो न्यूट्रल रहता है, इसलिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है फाइनली 0 आती है। तो हमें एक ऐसे देख के हम बता सकते हैं कि कितनी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो नाइट्रोजन हमारा ऐसा अनोमलस बिहेवियर हमेशा शो करता ही करता है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इस मामले में क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, रैंडम होता है कि वो इतने सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। बाकी लोग जो है +3 -3 और +5, इसके अलावा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, ठीक है ना।
पेंटावैलेंट के बारे में आपको बता ही दिया कि पेंटावैलेंट कंपाउंड नहीं बताता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ ली थी, एक्सप्लेनेशन दे दिया था। नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है, आप देखेंगे कंपाउंड्स या इनकी एलोट्रोपी के बारे में बात करते हैं। पहले एलोट्रोपी के बारे में बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन के एलोट्रोप्स देखिए आपने, क्या आपने नाइट्रोजन के एलोट्रोप देखे? हाँ देखें, दो तरह के एलोट्रोप्स होते हैं इसके, ठीक है ना, अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन नाम से जाने जाते हैं। फॉस्फोरस के भी होते हैं, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है ना, वॉयलेट फॉस्फोरस, ऐसे करके आपने फॉस्फोरस पढ़े होंगे। तो फॉस्फोरस भी बहुत सारे होते हैं, रेड, ब्लैक, वॉयलेट, ठीक है ना, स्कारलेट इस कलर में। एंटीमनी और आर्सेनिक भी ऐसे कंपाउंड है जो कि एलोट्रोपी शो करते हैं, ठीक है ना, अलग अलग इनके स्ट्रक्चर अलग होते हैं। लेकिन एक बिस्मथ ऐसा होता है, बिस्मथ कैसा होता है? बिस्मथ एक ऐसा होता है जिसकी एलोट्रोपी नहीं होती। क्या नहीं होती बेटा? एलोट्रोपी, इसकी एलोट्रोपी शो नहीं होती, इसमें एलोट्रोपी शो नहीं होती। इसका सिर्फ एक ही तरह का इसका मतलब आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर होता है और कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं होता बिस्मथ, ठीक है ना। तो ऐसा है। नेक्स्ट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी का मतलब, कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि अपने साथ बॉन्ड बनाना। जैसे कार्बन में ऐसी लंबी चेन बना पाता है ना, अपने ही एलिमेंट के साथ लंबी चेन का बॉन्ड बनाना, इसको क्या कहते हैं? आप कैटिनेशन कहते हैं। तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सिर्फ कौन शो करता है? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कैटिनेशन प्रॉपर्टी कौन कौन शो करता है? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता क्योंकि एंड सिंगल बॉन्ड एंड, कैटिनेशन के लिए सिंगल बॉन्ड चाहिए होता है, एंड सिंगल बॉन्ड एंड बहुत वीक होता है, ठीक है ना। जो क्योंकि हमने देखा होगा तभी यहाँ पर एन के ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, तभी N2 आपकी अवेलेबल होती है। N2 बहुत ज़्यादा इनर्ट होता है क्योंकि N2 में क्या होता है? 3 बॉन्ड बन जाते हैं। लेकिन जब आप सिंगल बॉन्ड की बात करते हो तो N का सिंगल बॉन्ड क्या होता है बेटा? बहुत वीक होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है इनके बीच में, इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? ये वीक हो जाता है। अगर कोई भी सब्सटेंस, आप खुद सोचो कि अगर कोई लकड़ी आपके पास लो तो जो लंबी लकड़ी होगी उसको तोड़ना ईजी होगा, जो छोटी होगी उसको तोड़ना आसान होता है। इसका मतलब लंबी वाली लकड़ी जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक है, ऐसी, क्योंकि ये इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, इसकी स्ट्रेंथ कैसी होती है बेटा? वीक होती है। इसकी स्ट्रेंथ कैसी होती है बेटा? वीक होती है। तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सिर्फ N में अवेलेबल नहीं है, बाकी सब कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। आप फॉस्फोरस देख लो, फॉस्फोरस की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना, सबसे अच्छी प्रॉपर्टी फॉस्फोरस ही शो करता है कैटिनेशन की, ठीक है ना। नेक्स्ट इज एक प्रॉपर्टी और देख लेंगे कि मॉलिक्यूल्स बनाने की प्रॉपर्टी। तो आपने देखा कि नाइट्रोजन की कितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना। ऐसे ही ये लोग मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं लेकिन कम बनाते हैं, इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते जितने नाइट्रोजन बनाता है, ठीक है ना। और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेबिलिटी भी नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड इसका अनस्टेबल रहता है, तो ये कोशिश क्या करता है कि मैं ट्रिपल बॉन्ड बनाऊँ जल्दी और सब ज़्यादातर सब्सटेंस के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड बना देता है। आपने देखा होगा C ट्रिपल बॉन्ड N बनता है, ठीक है, जिसको आप साइनाइड कहते हो, C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस ऐसे करके बोल जाता है इसको। ये क्या होता है? साइनाइड होता है। तो आप देखोगे कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड N बनाने में सबसे तेज होता है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा इसकी एफिनिटी होगी ट्रिपल बॉन्ड बनाने की। तो ये तो सारी प्रॉपर्टीज़ थी जिनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, पढ़ाया, जो कि 15 ग्रुप की थी। ऐसी करके हम हर एक ग्रुप की पढ़ेंगे। और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे केमिकली रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ये देखेंगे, ठीक है ना। और एक आपको मैंने कहा था कि आपको लिस्ट करनी होगी, जो लिस्ट करनी है वो लिस्टिंग में नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा, सारे के सारे एनोमोलस बिहेवियर जो भी नाइट्रोजन के होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नाइट्रोजन के एनोमोलस बिहेवियर एक साथ लिस्ट कर लेंगे, ताकि आपको नोट्स पढ़ने में ऐसी हो, आपको जब एग्जाम देना हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर अटेंडिंग।